बायोलॉजिस्ट वंस अगेन एंड CSIR सीरीज 2020। तो आज का जो लेक्चर है वो फोटोसिंथेसिस का लास्ट लेक्चर होने वाला है और आज हम फोटोसिंथेसिस को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कैम पाथवे के बारे में। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था C4 साइकिल के बारे में, है ना। तो मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस पार्ट 6 में, जहाँ पे हमने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा था। फोटो रेस्पिरेशन के हमने पढ़े थे कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं प्लांट्स पे, है ना। और उस नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ओवरकम करने के लिए प्लांट्स ने 2 पाथवे इवॉल्व किए, है ना, ताकि फोटो रेस्पिरेशन को कम कर सकें, है ना। और वो कौन कौन से पाथवे थे? C4 साइकिल, जो कि लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया हमने, और आज जो पढ़ेंगे वो है कैम पाथवे, CAM पाथवे। तो C4 साइकिल और कैम पाथवे, दीज 2 पाथवेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, ओके, बिकॉज इन दो पाथवेज की वजह से क्या होता है, प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, है ना। वो फोटो रेस्पिरेशन से बच जाता है, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन अगर समझ में नहीं आया है तो आप जाके वीडियो नंबर 6 फोटोसिंथेसिस पार्ट 6 देख लीजिए, उसके बाद ही आपको उसके बाद की दोनों वीडियो समझ में आएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कैम पाथवे से, है ना। तो मैंने कि जैसे कि आपको बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन को कम करने के लिए प्लांट्स ने 2 पाथवेज को इवॉल्व किया, है ना। क्यों? ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्सनट्रेट कर पाए, ठीक है, और कम से कम फोटो रेस्पिरेशन हो या फोटो रेस्पिरेशन ना हो, ठीक है ना। तो पहला पाथवे हमने पढ़ा था C4 साइकिल, दूसरा पाथवे जो है वो है कैम पाथवे, ठीक है। तो कैम पाथवे भी कुछ वैसा ही है, C4 साइकिल जैसा ही। इसमें भी मैलेट का फॉर्मेशन होता है, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है कैम पाथवे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैम, CAM, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CAM, कभी भी कैम ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? CAM। कैम को क्या बोलते हैं? क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। अब क्या आपको पता है कि इसको क्रैसुलेशन क्यों बोलते हैं? इसको क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, इसमें एक तो एसिड इन्वॉल्व है ना, मैलिक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड, ठीक है। तो क्योंकि एसिड इन्वॉल्व है किसमें? मेटाबॉलिज्म में, इसलिए इसको एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे बोलते हैं। क्रैसुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जिस प्लांट में ये पाथवे डिस्कवर हुआ था वो प्लांट्स क्रैसुलेशन फैमिली को बिलोंग करता था, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक है। तो दिस पाथवे इज अनदर पाथवे दैट इज इवॉल्व्ड टू रिड्यूस फोटो रेस्पिरेशन। तो पहला तो C4 साइकिल था और दूसरा कैम पाथवे है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन इनहिबिट हो जाता है, फोटो रेस्पिरेशन कम से कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखो कैम पाथवे कौन कौन से प्लांट्स में होता है? कैम पाथवे होता है आपके सक्यूलेंट प्लांट्स में, ठीक है, या उनको आप जीरोफिटिक प्लांट्स बोल सकते हो, या उनको फैट प्लांट्स बोल सकते हो। अब ये जीरोफिटिक सक्यूलेंट फैट प्लांट्स कौन से होते हैं, वो कैसे होते हैं? जैसे कि उसका एग्जांपल है कैक्टाई, कैक्टस के प्लांट्स देखे होंगे आपने। वो कैसे होते हैं? देखने में आपको फैट लगते हैं ना, थोड़े फ्लफ़ी से, फ्लैशी से। वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर वाटर स्टोर कर सके, है ना। तो उनके अंदर वाटर को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से उनका जो अपीयरेंस होता है वो फ्लैशी होता है ना। और क्योंकि और इसीलिए जो स्टोर करने की जो वाटर की जो कैपेबिलिटी है, तो उसको सक्यूलेंस बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स। तो जो कैम पाथवे है वो आपका किस में पाया जाता है? सक्यूलेंट प्लांट्स में, ठीक है। एंड सक्यूलेंट प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज जीरोफिटिक प्लांट्स और फैट प्लांट्स बिकॉज दे आर फाउंड इन ड्राई क्लाइमेट्स, है ना, ड्राई क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं या ड्राई सॉइल कंडीशंस में पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है जीरोफिटिक प्लांट्स। तो अब आपको पता चल गया है कि कैम पाथवे को कैम क्यों बोलते हैं। जीरोफिटिक का मतलब होता है कि अगर ये ड्राई सॉइल कंडीशन या ड्राई कंडीशंस में पाए जाते हैं, इसलिए इसको जीरोफिटिक बोलते हैं, ठीक है। सक्यूलेंट क्यों बोलते हैं? तो ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्यों इस पाथवे को पढ़ रहे हैं, हम क्यों इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब देखो क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। द प्लांट्स हैव टेंडेंसी टू स्टोर वाटर, दैट्स वाई दे अपीयर सोलन और स्पॉन्जी और फ्लैशी, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। ये तो था प्लांट्स के बारे में इंट्रोडक्शन, जिनके अंदर ये कैम पाथवे पाया जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट होती है कहानी किसकी? कैम पाथवे की, CAM पाथवे की कहानी स्टार्ट होती है। तो क्या होता है कि जो प्लांट्स
जिन प्लांट्स के अंदर ये कैम पाथवे होता है ना, वो क्या होता है कि उनके अंदर जो स्टोमेटा होता है ना, वो दो तरीके से काम करता है। जैसे आपका किस में कर रहा था, C4 पाथवे में, हैच स्लैग पाथवे में, लेकिन थोड़ा यहाँ पे अलग तरीके से करता है। ठीक है, कैसे करता है वो, तो जो स्टोमेटा होता है ना, वो रात को तो खुल जाता है। ठीक है, ये देखो, ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा इज ओपन। तो रात को क्या होता है, स्टोमेटा के पोर्स जो होते हैं ना वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो पोर्स के खुलने की वजह से क्या होता है, रात को CO2 अपटेक कर सकता है प्लांट। ठीक है, तो रात को कैम पाथवे प्लांट्स जिसके अंदर कैम पाथवे होता है वो CO2 को अपटेक कर सकता है, लेकिन जो स्टोमेटा होता है वो दिन में बंद रहता है। दिन में उसका जो पोर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, इसलिए CO2 ये अपटेक नहीं कर सकता। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि पोर्स खुले होते हैं रात को, तो CO2 तो अपटेक करता है, लेकिन यहाँ पे CO2 का लॉस भी होता है, क्योंकि अगर CO2 अंदर आ रहा है तो बाहर भी जा सकता है ना, वाटर का भी लॉस हो सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, CO2 का अपटेक भी नहीं होता और किसी चीज़ का लॉस भी नहीं होता दिन में। ठीक है, तो दिन में क्या होता है, लाइट में, डे में, ड्यूरिंग डे स्टोमेटा इज क्लोज्ड एंड प्रिवेंट्स वाटर लॉस एंड CO2 ऑल्सो कैन नॉट एंटर। ये चीज़ समझ में आई। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी किसकी, कैम पाथवे की। ठीक है, तो देखो रात को क्या होता है, ये रात को CO2 अंदर आया प्लांट्स के, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटल पोर्स, है ना, और CO2 कन्वर्ट हो गया आपके इसमें बाइकार्बोनेट आयंस में, HCO3 नेगेटिव में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था C4 पाथवे में, यहाँ पे एक एंजाइम का नाम भी बताया था, उसको वहाँ पे जाके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका बाइकार्बोनेट आयन क्या है, इसने क्या, इसके पास ये कार्बन है ना, तो क्या होता है कि अब देखो क्या होता है, इस पर हम अभी आएंगे। इसको समझने से पहले आपको एक बार इस वाले पाथवे पे आना, ये दोनों पाथवे एक साथ इंटरकनेक्टेड है, इसलिए दोनों को एक साथ समझना है। ठीक है, तो देखो दिन में क्या हो रहा है, दिन में क्या हो रहा है ना कि जो मैलिक एसिड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, सॉरी मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है मैलेट में, और मैलेट कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में। ठीक है, और पायरुवेट आ रहा है आपका क्लोरोप्लास्ट में। ये चीज़ें दिन में हो रही है, लेकिन रात को यहाँ पे क्या हो रहा है कि रात को जो CO2 इसने एंटर किया आपका सेल में, ठीक है, मीसोफिल सेल में, तो CO2 जब एंटर किया तो यहाँ पे एक होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, तो जो फोस्फोइनोल पायरुवेट होता है ना, वो होता है आपका इनिशियल CO2 एक्सेप्टर, है ना, इनिशियल CO2 एक्सेप्टर। तो क्या होता है, ये क्या करता है, इसको यहाँ से क्या होता है, कार्बन को एक्सेप्ट कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है आपका ऑक्जेलो एसीटेट में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, OAA में। ठीक है, तो ये क्या है आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया, एक्चुअल प्रोडक्ट हो गया फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे होता है क्या, इसमें 4 कार्बन होते हैं, है ना। अब ऑक्जेलो एसीटेट आपका कन्वर्ट होता है मैलेट में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ NAD पॉजिटिव मैलिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। ठीक है, फिर मैलेट जो होता है वो आपका चला जाता है वैक्यूल में और यहाँ पे स्टोर होने लगता है। तो रात को क्या होता है कि ये मैलिक एसिड वैक्यूल में स्टोर होता जाता है, जमा होता जाता है। इसका सिर्फ रात को यही काम होता है कि प्लांट्स को रात को क्या करता है, प्लांट्स रात को क्या करता है, मैलिक एसिड अपना जमा करते जाते हैं, स्टोर करते जाते हैं वैक्यूल्स में, ताकि इसको दिन में यूज़ कर सकें। अभी हम देखेंगे कि दिन में ये कैसे मैलिक एसिड को यूज़ करता है। ठीक है, तो रात को क्या हो रहा है, मैलिक एसिड वैक्यूल में एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये फोस्फोइनोल पायरुवेट एक्सेप्ट करता है CO2 को, है ना, कार्बन को। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसिटेट में। तो ये PEP कहाँ से आया, है ना, PEP कहाँ से आया है ये, अब वो समझते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैलिक एसिड रात को यहाँ पे जमा होता रहता है वैक्यूल्स में। ठीक है, वैक्यूल्स में यहाँ पे जमा होता रहता है, मीसोफिल सेल के वैक्यूल में ये मैलिक एसिड रात को एक्यूमुलेट हो रहा है। जैसे ही दिन होता है, जैसे ही सुबह होती है, क्या होता है कि ये मैलिक एसिड क्या होता है, तुम्हारा ब्रेक डाउन होता है, सॉरी मैलिक एसिड क्या होता है, वैक्यूल से बाहर आता है, और बाहर आने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा पायरुवेट में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है इस चीज़ को। देखो जो मैलिक एसिड है ना, इसमें है आपके 4 कार्बन्स। ठीक है, दिस इज़ द 4 कार्बन कंपाउंड, राइट, यू नो दैट 4 कार्बन कंपाउंड। तो इसमें कितने हो गए, 4 कार्बन। तो क्या होता है, दिन की बात चल रही है ये। ठीक है, फिर क्या होता है, ये मैलेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और ये पायरुवेट आपको अच्छे से पता है कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है।
ठीक है, अगर आपने मेरा पूरा मेटाबॉलिज्म वाला लेक्चर पूरा फॉलो किया है और फोटोसिंथेसिस वाला स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो ये आपको बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा अगर आपने मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से पहले से नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप जाके फोटोसिंथेसिस को फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन भी CSIR से नहीं छूटेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा अगर आप अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझते हैं। या मेटाबॉलिज्म को भी आपको अच्छे से कवर करना है, जो मेटाबॉलिज्म का 4 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है ना। तो आपको वो सारी वीडियोस देखनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि 4 कार्बन क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड क्या है। स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। चलिए आइए वापस यहाँ पे आते हैं। तो ये क्या है, मैलेट है, दैट इज़ 4 कार्बन कंपाउंड। अब देखो मैलेट से कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, ठीक है। तो यहाँ पे थे 4 कार्बन, यहाँ पे है 3 कार्बन, तो 1 कार्बन का लॉस हुआ और वही कार्बन आपका रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक समझ में आ रहा है? गुड। अभी हम इस पे आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है। अब देखो पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट आपका एंटर करता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में पायरुवेट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टार्च में। ये किस कब की कहानी चल रही है, ये चल रही है दिन की कहानी। तो दिन में क्या करता है प्लांट, स्टार्च स्टोर करता है, वो भी क्लोरोप्लास्ट में। यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि कैम पाथवे के थ्रू प्लांट्स दिन में क्या स्टोर करता है, रात में क्या स्टोर करता है। तो दिन में क्या स्टोर करता है, स्टोर करता है स्टार्च। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। ये भी ध्यान रखना है, स्टार्च में क्लोरोप्लास्ट एक्यूमुलेट हो रहा है दिन में, ठीक। अब दिन में इसने क्या किया है, स्टार्च को एक्यूमुलेट किया है क्लोरोप्लास्ट में, और रात को क्या किया था, मैलिक एसिड को किया था, ठीक। तो अब अभी हम वापस यहाँ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कि ये PEP कहाँ से आया था। तो दिन में क्या किया था, प्लांट ने स्टार्च को स्टोर किया था। अब जैसे ही रात हुई तो स्टार्च कन्वर्ट हो गया ट्रायोस फॉस्फेट में, और ट्रायोस फॉस्फेट बाहर आके आपका साइटोसोल में किस में कन्वर्ट हो गया, PEP में, phosphoenol pyruvate, and this phosphoenol pyruvate is now ready to accept the carbon from the carbon dioxide from the bicarbonate ions। ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो दिन में क्या करता है प्लांट, स्टार्च को स्टोर करता है ताकि ये स्टार्च रात को PEP बना सके, और ये PEP रात को बाइकार्बोनेट ले सके और तुम्हारा मैलिक एसिड स्टोर कर सके, ठीक। तो अब बात आती है कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, इसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है। तो देखो फोटोसिंथेसिस कब होता है, वो होता है दिन में, है ना। बिना लाइट के तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तो दिन में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में सब पहली रिएक्शन कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं, ATP और NADPH होते हैं। तो दिन में क्या होता है कि जब ATP और NADPH बनते हैं तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, तो क्या होता है दिन में आपका जब मैलेट से पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे CO2 भी रिलीज हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए, राइट। उसके बाद लाइट चाहिए जो मिल रही है, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वही चाहिए ना, ATP NADPH। क्योंकि दिन में ATP NADPH मिलते हैं और दिन में आपका CO2 भी रिलीज हो रहा है मैलेट से जब पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है। तो ये CO2 आपका एंटर कर जाता है क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पे आपका C3 साइकिल अच्छे से चलता है। तो ये पाथवे है आपका कैम पाथवे। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। इसमें आपको कुछ कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये पाथवे अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आप की पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखो मैंने आपको C4 साइकिल में बताया था कि C4 साइकिल में भी आपके 2 स्टेप्स पे कार्बोक्सिलेशन हो रहे थे। मतलब 2 स्टेप्स पे अलग अलग जगह पे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहे थे और कार्बोक्सिलेट हो रहे थे, है ना। और वो कौन कौन से थे, तो जो C4 साइकिल में जो इनिशियल CO2 एक्सेप्टर था वो था फोस्फोइनोल पायरुवेट, है ना, याद होगा आपको, फोस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है, मीसोफिल सेल में। उसके बाद जब बंडल शीथ सेल में जब CO2 एक्यूमुलेट हो रहा था, कॉन्सनट्रेट हो रहा था, तो वहाँ पे कौन था, रुबिस्को एंजाइम, ठीक है, सॉरी RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो यहाँ पे राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट एक्सेप्ट कर रहा था CO2। तो पहले PEP का कार्बोक्सिलेशन हो रहा था और फिर RUBP का कार्बोक्सिलेशन हो रहा था, ठीक है। तो 2 बार कार्बोक्सिलेशन हो रहे थे, है ना। तो उस चीज़ को आप C4 साइकिल में पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेना ध्यान से। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हो रही है, ठीक है,
सेम CO2 एक्सेप्टर है दोनों जगह पे। देखिए जैसे यहाँ पे देखो, पहले कौन कर रहा है कार्बोक्सिलेशन, किसका हो रहा है पहले, PEP का, यहाँ पे है ना, PEP यहाँ से कार्बन ले रहा है और कार्बोक्सिलेट हो रहा है। एंजाइम भी देखो PEP कार्बोक्सिलेज और कन्वर्ट किस में हो रहा है, ऑक्सिलो एस्टेट में। वहाँ पे भी C4 साइकिल में भी PEP HCO3 से कार्बन ले रहा था और ऑक्सिलो एस्टेट में कन्वर्ट कर रहा था विद द हेल्प ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो ये सेम C4 पाथवे ही है आपका, क्योंकि वहाँ पे भी मैलेट बन रहा था, है ना। और फिर मैलेट आपका बनने के बाद क्या हो रहा था, मैलेट से फिर वापस पायरुवेट बन रहा था और फिर पायरुवेट रिसाइकिल हो रहा था। तो वो C4 पाथवे एक बार आप देख लीजिए। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दिन रात का चक्कर है ना। दिन में अलग प्रोसेस होता है, रात को अलग प्रोसेस होता है। दिन में क्या होता है आपका दिन में क्या होता है आपका मैलेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और फिर जाता है ये क्लोरोप्लास्ट में, और रात को क्या होता है मैलिक एसिड आके चुपचाप स्टोर होता रहता है। तो ये था आपका कैम पाथवे के बारे में। ठीक है, इसको एक दो बार और देखिए, ठीक है, और ध्यान से हर एक चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ से कई सारे C4 पाथवे 3 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, C2, C4 और कैम पाथवे, क्योंकि ये थोड़े से एक दूसरे के साथ डिफरेंस है इन तीनों पाथवेज में। ठीक है, कुछ तो वही डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ड्यू टू क्लोज्ड स्टोमेटा ड्यूरिंग डे दे प्रिवेंट द वाटर लॉस बट ऑल्सो CO2 कैन नॉट एंटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक बार, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में, व्हेन लाइट रिएक्शन कैन प्रोवाइड ATP एंड NADPH। दिन में क्या होता है, ATP NADPH मिल रही है लाइट रिएक्शन के थ्रू टू C3 साइकिल, है ना। C3 साइकिल को ATP और NADPH मिल रहा है दिन में। उसी टाइम पे CO2 इज रिलीज्ड फ्रॉम द मैलेट, CO2 इज रिलीज्ड फ्रॉम द मैलेट फॉर द फिक्सेशन थ्रू कैल्विन साइकिल। CO2 इज रिलीज्ड फ्रॉम द मैलेट फॉर द फिक्सेशन थ्रू C3 साइकिल। तो ये दिन में हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई कैम पाथवे की बात। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैम पाथवे और C4 पाथवे को एक साथ मिलाकर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखो C4 प्लांट्स में जो पूरी की पूरी पाथवे चल रही थी, पूरा साइकिल चल रहा था, वो दिन में ही चल रहा था, एक ही टाइम पे चल रहा था। समझ रहे हो इस चीज़ को। लेकिन वहाँ पे 2 अलग अलग सेल्स इन्वॉल्व थी। कौन कौन सी थी वो, एक तो थी मेसोफिल सेल और दूसरी थी बंडल शीथ सेल। ठीक है, तो वो स्पेशली सेपरेटेड था पूरा प्रोसेस। ठीक है, वहाँ पे टाइम का कोई चक्कर नहीं था। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, इन C4 प्लांट्स फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड, वहाँ पे भी मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन कहाँ पे, मेसोफिल सेल में, और फिर वो मैलिक एसिड जा रहा था आपका बंडल शीथ सेल में। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड इन मेसोफिल सेल वॉज स्पेशली सेपरेटेड फ्रॉम द कैल्विन साइकिल। तो वहाँ पे मैलिक एसिड का फॉर्मेशन मेसोफिल सेल में हो रहा था और कैल्विन साइकिल आपकी चल रही थी बंडल शीथ सेल में, किसमें, C4 साइकिल में। तो ये दोनों अलग अलग सेल्स में प्रोसेस हो रहे थे, इसलिए वो प्रोसेस था आपका स्पेशली सेपरेटेड। ठीक है, लेकिन इस वाले पाथवे में, कैम पाथवे में, फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड एंड फिक्सेशन ऑफ CO2 इज ओनली टेम्पोरली सेपरेटेड। सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग सेपरेट है, मतलब दिन और रात के अकॉर्डिंग सेपरेट है। समझ रहे हो, रात को मैलिक एसिड जमा हो रहा है, लेकिन दिन में फिर इस मैलिक एसिड को कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पायरुवेट में। तो यहाँ और मतलब एक तरीके से रात में आपका मैलिक एसिड बन रहा है, लेकिन रात में आपका C3 साइकिल नहीं चल रहा, दिन में आपका मैलिक एसिड बन नहीं रहा, ये यूटिलाइज हो रहा है और चल रहा है आपका क्या, C3 साइकिल। तो फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड और फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू कैल्विन साइकिल आर टेम्पोरली सेपरेटेड, हो रहे हैं दोनों सेम ही सेल में। ये वही सेल है जो ये वाली है, बस मैंने इन दोनों को दिन और रात के प्रोसेस को अलग कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम सेल हैं, दोनों मेसोफिल सेल्स हैं। लिख लीजिए, दोनों क्या है, मेसोफिल सेल्स हैं, दोनों सेम सेल्स हैं, लेकिन ये रात को हो रहा है प्रोसेस और ये दिन को हो रहा है। इसीलिए एक बार इस लाइन को देख लीजिए, फॉर्मेशन इन कैम पाथवे, फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड एंड फिक्सेशन ऑफ CO2 इज ओनली टेम्पोरली सेपरेटेड एंड अकर ओनली विद इन सेम सेल, मेसोफिल सेल। ठीक है,
तो ये था कैम पाथवे के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता बुक्स में पढ़ने पे ना, ठीक है। और वो है आपका CO2 कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है, या और दूसरा टॉपिक है लाइट कंपनसेशन पॉइंट। तो पहले हम लाइट कंपनसेशन पॉइंट को समझेंगे, फिर CO2 कंपनसेशन पॉइंट को समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपने पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपने पूरा स्टार्टिंग से फॉलो किया है, ठीक है। नहीं किया है तो प्लीज़ जाके स्टार्टिंग से देख के आइए, तभी आपको ये सारे पॉइंट्स एक बार में ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है। देखो, आपके साथ मैंने क्या क्या डिस्कस कर दिया, पूरा C3 साइकिल डिस्कस कर दिया, C2 साइकिल डिस्कस कर दिया, C4 साइकिल, कैम पाथवे, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी मेनली अगर बात की जाए तो दो चीज़ आती हैं, ठीक है। एक आ गया आपका प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, और एक आ गया आपका प्रोसेस रेस्पिरेशन का, है ना, जिसको आप फोटो रेस्पिरेशन बोलते हो, समझ रहे हो। तो मैंने आपको बताया था जब मैं फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा रहा था कि फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। तो जो C3 प्लांट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा, लेकिन और फिर फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरा, ओके, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ध्यान हो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक होता है ना। CO2 प्लस H2O गिव्स H12O6। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है ना। तो और दोनों का यूटिलाइजेशन हो रहा है किसके थ्रू, सेम एंजाइम के थ्रू, एंड दैट इज रुबिस्को। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपका रुबिस्को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में रुबिस्को आपका ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। क्यों, फोटो रेस्पिरेशन में क्यों ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया है प्लांट्स के आसपास, ठीक है। और आपको पता है कि रुबिस्को हैज़ डुअल एक्टिविटी, उसको जहाँ पे जो मिलेगा वो उसी को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके पास ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी होती है और उसके पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लाइट इंटेंसिटी बहुत तेज़ होती है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हाई लाइट इंटेंसिटी में 4 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा था, एक्टिवेट हो रहा था। वो कौन कौन से थे, एक तो ऑक्सीजन लेवल अगर बढ़ जाए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अगर कम हो जाए, थर्ड हाई लाइट इंटेंसिटी हो, है ना, लाइट इंटेंसिटी बहुत तेज़ हो, उसमें भी फोटो रेस्पिरेशन एक्टिवेट हो जाएगा, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने लगेगा, और चौथा था, फोर्थ पॉइंट था कि हाई टेम्परेचर हो, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं, लाइट कंपनसेशन पॉइंट की, ठीक है। ध्यान से समझना है इस चीज़ को कि जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो कौन सा प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका CO2 का रिलीज होता है। CO2 क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 एक्सेप्ट होता है। तो क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जब हाई लाइट इंटेंसिटी आ रही थी तो क्या होता, CO2 रिलीज़ हो रहा था फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू। तो क्या हुआ कि CO2 रिलीज़ होता रहा, लेकिन जब क्या हुआ कि लाइट इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई तो क्या हुआ, प्लांट्स ने वापस फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि जो CO2 इससे रिलीज़ हुआ था फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे, जितना भी CO2 रिलीज़ हुआ था, जब तक प्लांट्स वो सारा CO2 एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, समझ रहे हो, जब तक पूरा का पूरा CO2 प्लांट एक्सेप्ट नहीं कर लेगा तब तक ये दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, है ना। तो दोनों के बीच में क्या होता है, कंपनसेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ आप ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे जितना भी CO2 आपका रिलीज़ हुआ है वो सारा का सारा उतना का उतना CO2 एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, किसको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सारा का सारा CO2 फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस एक्सेप्ट कर लेता है जितना फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज़ हुआ था, तो आपका अचीव हो जाता है कंपनसेशन पॉइंट। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्या अचीव हो जाता है, कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है।
तो कंपनसेशन पॉइंट हाई कब होगा, लो कब होगा, इस चीज़ को समझिए। तो ऐसे प्लांट्स जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है, मतलब CO2 ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस को भी ज़्यादा टाइम लगेगा सारा CO2 एक्सेप्ट करने में। तो क्या होगा, कंपनसेशन पॉइंट लेट आएगा, ज़्यादा होगा कंपनसेशन पॉइंट, हाई होगा कंपनसेशन पॉइंट। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन से प्लांट्स में कंपनसेशन पॉइंट हाई होता है, कौन से प्लांट्स में कंपनसेशन पॉइंट कम होता है। बस बहुत आसान है, सिंपल है। अब कैसे सिंपल है, आपने इतना सारा फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोटो रेस्पिरेशन कौन से प्लांट्स में देखा जाता है, C3 प्लांट्स में। तो C3 प्लांट्स में ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कार्बन कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन जब एक्टिवेट होता है तो पूरा, जब तक वो लाइट इंटेंसिटी पड़ रही है तब तक हाई टेम्परेचर है, जब तक ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है वो फोटो रेस्पिरेशन होता रहेगा और CO2 रिलीज़ होता रहेगा। जैसे ही ये सब चीज़ें CO2 का जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा या लाइट इंटेंसिटी कम होगी, तब जाके फोटोसिंथेसिस शुरू होगा और तुम्हारा फिर कंपनसेशन पॉइंट अचीव होगा, जब वो सारा CO2 एक्सेप्ट कर लेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनसेशन पॉइंट हाई होता है, किसमें, C3 प्लांट्स में। ठीक है, अब आते हैं कि C4 प्लांट्स में क्या होता है। आपको पता है C4 प्लांट्स और कैम्प पाथवे, इन दोनों में क्या होता है, कार्बन कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म होता है ना। तो क्या होता है कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस होते नहीं है, नेग्लिजिबल होता है ना। समझ में आ रहा है ये चीज़, क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कंपनसेशन पॉइंट किसका होता है, C3 साइकिल वाले प्लांट का। उससे कम कंपनसेशन पॉइंट देखा जाता है आपके वो वाले प्लांट्स में जिसमें C4 साइकिल होती है। क्यों, क्योंकि C4 साइकिल क्या करता है, कार्बन को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, फोटो रेस्पिरेशन को होने ही नहीं देता। फोटो रेस्पिरेशन होगा नहीं C4 साइकिल में तो क्या होगा, आपका CO2 रिलीज़ होगा नहीं ज़्यादा, है ना। तो कम से कम CO2 रिलीज़ होगा तो फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस को भी कम से कम, जल्दी से जल्दी वो जितना भी CO2 रिलीज़ हुआ है फोटो रेस्पिरेशन से वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो कंपनसेशन पॉइंट जल्दी ही ब्रेक हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कंपनसेशन पॉइंट C3 साइकिल में, उससे कम कंपनसेशन पॉइंट आपका C4 साइकिल में, और सबसे कम कंपनसेशन पॉइंट होता है आपका कैम्प पाथवे वाले साइकिल में। तो इस चीज़ को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब आप जाके किसी बुक को पढ़ लीजिए, कंपनसेशन पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कंपनसेशन पॉइंट की। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बता रहा हूँ, आप जल्दी से वो कॉपी में नोट कर लीजिए किस किस के बीच में डिफरेंस है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम्प पाथवे के बीच में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, नोट कर लीजिए। देखिए, पहला, आप एक टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले वाले आप रो में लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे वाले में लिखिए C3 साइकिल, फिर C4 साइकिल, फिर कैम्प पाथवे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूँगा, आप वो नोट डाउन कर लेना, फिर बाकी उनके बीच में जो जो डिफरेंसेस है वो नोट। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है C3 प्लांट का, C3 प्लांट में कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखिए क्रैन्स एनाटॉमी। तो आपको पता है, मैंने इतना सब कुछ पढ़ा दिया, आपको समझ में आ जाएगा। C3 प्लांट में क्रैन्स एनाटॉमी एब्सेंट होती है, लिख लीजिए। C4 प्लांट में क्रैन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होती है, और कैम्प प्लांट में भी क्रैन्स एनाटॉमी एब्सेंट होती है। तो क्रैन्स एनाटॉमी सिर्फ आपके C4 प्लांट में ही प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है डाइमॉर्फिक नेचर का। समझ रहे हो इस चीज़ को, तो इसको नोट कर लेना। दूसरा जो है वो है आपका कि कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम्स। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं कार्बोक्सिलेटिंग, लिख लीजिए सेकंड में, कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम्स। C3 साइकिल में कौन सा कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम होता है, वो होता है आपका RUBP कार्बोक्सिलेज, है ना। रूबिस्को नहीं बोल रहा मैं, ध्यान रखना, RUBP कार्बोक्सिलेज। क्यों, क्योंकि अभी हम कार्बोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं और रूबिस्को के पास दोनों एक्टिविटीज़ होती हैं। तो RUBP ऑक्सीजनेज, अगर ऑक्सीजन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन की बात हो रही है, तो C3 साइकिल में आप लिखिए RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और C4 साइकिल में आपको मैंने बताया दो जगह पे कार्बोक्सिलेशन होता है। तो पहला एंजाइम हो गया आपका RUBP कार्बोक्सिलेज, सॉरी, पहला, सबसे पहले जिसका कार्बोक्सिलेशन होता है वो होता है PEP कार्बोक्सिलेज, और सेकंड होता है RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, PEP कार्बोक्सिलेज लिख लीजिए, वो आपका प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल में। अब आप सारी चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, अगर आपने नोट्स बनाया तो पीछे पेज वापस जाके देख लीजिए। मेसोफिल सेल में आपका PEP कार्बोक्सिलेज था, फिर बंडल स्थित सेल में जब RUBP कार्बोक्सिलेज था, जब वो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा था, जब कार्बन कॉन्सेंट्रेट हो गया था। ठीक है, C4 साइकिल में भी आपका
पहले पीईपी कार्बोक्सिलेज जो कि डार्क में है, पीईपी कार्बोक्सिलेज डार्क में, और लाइट में है आपका यहाँ पे आपका आएगा आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इनिशियल CO2 एक्सेप्टर में, ठीक है। तो C3 साइकिल में कौन है इनिशियल CO2 एक्सेप्टर? एक ही है, RUBP, क्योंकि C3 साइकिल में सिर्फ केल्विन साइकिल चलती है, सिर्फ C3 साइकिल चलती है। और कौन करता है एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड को? RUBP, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है। अब आते हैं C4 साइकिल पे। तो C4 साइकिल में कौन करता है CO2 को? सबसे पहले कौन इनिशियल CO2 एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन करता है आपका C4 साइकिल में? PEP, क्योंकि ये भी एक तरीके का C4 साइकिल ही है, ठीक है। तो PEP एक्सेप्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड वेरी फर्स्ट, ठीक है। तो इनिशियल CO2 एक्सेप्टर है आपका PEP, और कैम पाथवे में भी आपका इनिशियल CO2 एक्सेप्टर है PEP। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, क्योंकि अब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो C3 साइकिल में आप थोड़ा ध्यान करिए, फर्स्ट स्टेबल आपका प्रोडक्ट था 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। देख लीजिए, साइकिल समझ में आ जाएगा। और इसमें C4 प्लांट्स में आपका है ऑक्सिलो एसीटेट या ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ठीक है। और कैम पाथवे में भी क्या है आपका? ऑक्सिलो एसीटेट, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, C3 प्लांट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो आपका कम होता है एज़ कम्पेयर टू C4 प्लांट्स एंड कैम प्लांट्स। इसका रीज़न क्यों है, क्या है, आपको समझ में आ गया होगा क्यों। क्योंकि C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा और फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। मतलब हाई टेम्परेचर जैसे ही जाएगा प्लांट का, फोटो रेस्पिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है C3 प्लांट्स का वो होता है 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब C4 प्लांट की बात करते हैं और कैम पाथवे वाले प्लांट की बात करते हैं। तो आपको पता है ये दोनों तो इवॉल्व्ड पाथवे हैं, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है ना। तो जो C4 प्लांट का है ऑप्टिमम टेम्परेचर वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी आपका फोटोसिंथेसिस आराम से कर सकता है। और फिर आते हैं आपका कैम प्लांट में, कैम पाथवे में। तो इसमें तो भाई दिन रात का चक्कर है ना। तो दिन में तो स्टोमेटा खुलता ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ लॉस होने के चांसेस ही नहीं है। तो ये और हाई डिग्री पे आपका फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और वो टेम्परेचर कितना है? मैक्सिमम ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी अगर टेम्परेचर चला जाए तब भी कैम पाथवेज के थ्रू प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकता है। आपको पता है ना, ये जितने भी जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, देखो कैक्टस ले लो, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादातर? जो ड्राई कंडीशंस होती है। इसलिए तो ये ड्राई सॉइल में भी बहुत दिनों तक आप इनमें पानी ना भी डालो तब भी ये क्या होते हैं? ग्रो होते चले जाते हैं, है ना। तो ये रीज़न है। उसके बाद आते हैं CO2 कंपनसेशन पॉइंट। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सबसे ज़्यादा किसका होता है? बताने की ज़रूरत है नहीं, C3 प्लांट्स का। चलो बताता हूँ। उससे कम होता है C4 प्लांट का, और सबसे कम होता है आपका कैम पाथवे का। तो इस चीज़ को याद रखना। वैल्यू है कुछ इसकी ppm में दी हुई है, ठीक है। तो C3 साइकिल में है 30 to 70 ppm, C4 साइकिल में है आपका 0 to 10 ppm, और कैम पाथवे में आपका 0 to 5 ppm। तो आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन, है ना। फोटो रेस्पिरेशन C3 साइकिल में प्रेजेंट होता है, पता है आपको। जिस प्लांट में C3 साइकिल होती है सिर्फ उसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो C3 साइकिल वाले प्लांट में आपका फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट, लिख लीजिए। उसके बाद जिस प्लांट में C4 पाथवे होता है, मतलब C4 प्लांट, उनमें क्या बहुत रेयरली डिटेक्टेबल होता है, बहुत रेयरली, तो रेयरली नोटिस्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लिखिए नॉट इजीली डिटेक्टेबल बोल सकते हो, थोड़ा बहुत चांसेस है ना, बहुत कम, ठीक है। लेकिन एक जो यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कैम प्लांट में, कैम पाथवे वाले प्लांट में किस टाइम पे आपका फोटो रेस्पिरेशन देखा जाता है, और वहीं पे होती है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न। वो आप लिख लीजिए, ये होता है आपका आफ्टरनून में। आफ्टरनून में आपका क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। क्यों? क्योंकि आफ्टरनून में क्या होता है? बहुत तेज़ लाइट इंटेंसिटी होती है, बहुत तेज़ होती है, ठीक है। बहुत तेज़ लाइट इंटेंसिटी हो तो क्या होता है? चांसेस होते हैं थोड़े बहुत फोटो रेस्पिरेशन के कैम प्लांट में। तो इसको ज़रूर स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है ये कि कैम प्लांट में किस टाइम पे फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो आफ्टरनून में,
ठीक है। C4 प्लांट में इजीली डिटेक्टेबल नहीं होता, C3 प्लांट में ये आपका प्रेजेंट होता ही है, और ठीक है, और बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल C3 वाले प्लांट में अकेला काम करता है, ठीक है, किसी किसी के साथ मिलके कोई काम नहीं करता। लेकिन C4 प्लांट में और कैम वाले प्लांट में ये काम करता है किसके साथ मिलके, हैच स्लैग पाथवे के साथ मिलके। क्यों हैच स्लैग पाथवे, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यही तो कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्सेंट्रेट करता है, समझ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्सेंट्रेट करता है, इसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाता है C4 प्लांट्स में और कैम पाथवे में। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस और फोटोसिंथेसिस आज इस CSIR के लिए कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जब CSIR का एग्ज़ाम हो जाएगा, जो लगेंगे टॉपिक्स की इसको डिटेल में पढ़ाना चाहिए फोटोसिंथेसिस का, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। मुझे डिटेल में पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। अभी इसको मैं जल्दी जल्दी कवर इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे थे जिन्होंने मुझे स्पेशली बोला था कि सर इसको जल्दी जल्दी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको जल्दी जल्दी प्लीज़ पढ़ा दीजिए। तो मैंने इसलिए सीरीज़ शुरू की थी, ठीक है, जहाँ से बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि इसमें आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी, ठीक है ना। तो अभी किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे, रिवीजन अच्छे से करो। इसलिए वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, वही टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं, बाकी जो भी आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आज ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।